सो गुड मॉर्निंग बच्चों एंड गुड इवनिंग ऑल्सो। जिस जौन सा टाइम आप देखना चाह रहे हो उस टाइम देखो वीडियो, उसके लिए आप मैंने ग्रेड कर दिया है। बट अब जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 10। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि इसमें से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं एक एक नंबर में जो आपको भी शायद नहीं पता होंगे कि ऐसा कुछ था बुक में, पर बुक में है वो सारे पॉइंट्स। तो हमें इसको फोकस करते हुए चलना है और मैं बताऊंगा लगभग लगभग कि कहाँ भी मिलेंगे ये क्वेश्चंस आपको बेसिकली। तो ये क्वेश्चंस क्या है, आप करिए एक एक क्वेश्चन, देखिए आपको क्या क्या नहीं आता है, और जो नहीं आता है उसको देखिए मैं किस तरीके से बताता हूँ, समझाता हूँ। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज 100% इनकम इन बोर्ड। पॉसिबल है कि यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे, तो याद रखना बच्चों, क्वेश्चन घूम सकता है बट आंसर लगभग लगभग वही रहेंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। मतलब ऐसी स्पीशीज जो क्या हो, एक्सटिंक्शन के बिल्कुल कगार पे खड़ी हूं। ठीक है, तो ऐसी स्पीशीज को क्या कहते हैं? फोकस करो बच्चों, याद करो। उसमें टाइप ऑफ स्पीशीज बताया था जो कि बेसिकली उस पे है, पॉपुलेशन पे उनकी डिपेंड है। तो ये जो स्पीशीज थी बच्चों, ये थी, बताओ कौन सी है? सोचो, वनरेबल, रेयर और एंडेंजर्ड और नॉर्मल। देखो नॉर्मल स्पीशीज तो नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है, क्योंकि नॉर्मल स्पीशीज क्या है जो नॉर्मली मिल जाती है। जैसे डॉग्स की जो प्रजाति हमारे गलियों में घूमती है वो भी नॉर्मल है, मिल जाती है आराम से। रेयर वो है नहीं, तो वी हैव वनरेबल स्पीशीज एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो इसका जो आंसर है वो है एंडेंजर्ड स्पीशीज बच्चों, क्योंकि वनरेबल स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जिनकी पॉपुलेशन इस कगार पे होती है कि अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड हुआ तो दैट इज कॉल्ड एंडेंजर्ड। और एंडेंजर्ड की अगर थोड़ी सी भी कमी हो गई तो वो फिर एक्सटेंशन में पहुंच जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये एक लेवल है बच्चों, याद रखना। ठीक, द फॉरेस्ट कवर इन कंट्री हैज रिसेंटली इंक्रीज ड्यू टू। कह रहा है कि फॉरेस्ट कवर क्यों इंक्रीज हुआ है हमारी कंट्री में। ये सेकंड पेज पे है बच्चों, अगर एनसीईआरटी आपके पास, तो सेकंड पेज के लेफ्ट हैंड पे एक बॉक्स है जिसके अंदर इसके रीजंस लिखे हुए हैं। सो पहला बोला इंक्रीज इन नेचुरल फॉरेस्ट ग्रोथ। नहीं नहीं नहीं, नेचुरल तो कुछ नहीं बढ़ेगा हमारे जैसे देश में। ठीक है, सो इंक्रीज इन नेट सोन एरिया। सोन एरिया से फॉरेस्ट का कोई मतलब नहीं है। प्लांटेशन बाय डिफरेंट एजेंसीज। हाँ बच्चों, यही इसका रीजन है कि प्लांट एजेंसीज ने क्या करना शुरू किया है, प्लांटेशन वगैरह शुरू किया है। अगर आपने ज्योग्राफी का लाइफलाइंस वाला चैप्टर पढ़ा है, लाइफलाइंस से पहले वाला भी चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें लास्ट में है ये एक चीज, अगर आपने ध्यान से दिया होगा थोड़ा बहुत तो। चलो कोई नहीं, तब भी आगे बढ़ते हैं हम इसके साथ। सो आगे है हमारे पास द स्पीशीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड टू अ लेवल फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इनटू द एंडेंजर्ड कैटेगरी। मतलब एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएगा, बट नियर फ्यूचर इफ द नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट। मतलब कि अगर नेगेटिव फैक्टर्स लगातार रहेंगे तो वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएगा। अभी भी मैंने बताया कि ऐसी पॉपुलेशन जो होती है वो क्या होती है, वनरेबल, एक्सटिंक्ट वो स्पीशीज होती है जो कि क्या होती है, जो एक्सटिंक्ट हो जाती है, जो खत्म हो गई, जैसे एशियाटिक चीता और पिंक हेड डॉग। अगला है एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज बच्चों किसी स्पेसिफिक जगह पे मिलती है, तो ये भी नहीं होगा, और नॉर्मल स्पीशीज इसमें नहीं आता। तो वी हैव द आंसर वल्नरेबल स्पीशीज। सो इसी के साथ देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आराम से बढ़ो, कोई इतना बड़ा नहीं है, इतना तोपची आंसर नहीं है इनका, ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। सो द हिमालयन ब्राउन बियर इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये बताओ कि जो हिमालयन ब्राउन बियर है वो किसका एग्जांपल है? अब ये तो बुक पढ़ी होगी तभी पता होगा, तो याद करो किसका है। एक्सटिंक्ट में वो होगा नहीं, ऑब्वियसली बात है। रेयर में, एंडेमिक में, या फिर वल्नरेबल में? सोचो सोचो। सो बच्चों, ना ही ये रेयर में है, ठीक है, ना ही ये एंडेमिक में है। दीज आर वल्नरेबल स्पीशीज। ठीक है, सो ये है हमारा वल्नरेबल स्पीशीज में। सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सो सब्सटेंशियल पार्ट्स ऑफ द ट्राइबल बेल्ट्स इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया हैव बीन डिफॉरेस्टेड बाय। कि देखो कि कह रहा है कि जो ट्राइबल बेल्ट है जो हमें नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे मिलती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब वही 7 बहनें जो हमारी 7 सिस्टर्स जो है, जिनमें स्टेट्स हमारे आते हैं सातों के साथ, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, तो उनके अंदर जो वो है ट्राइबल बेल्ट्स, वहां डिफॉरेस्टेशन का क्या कारण है? तो सबसे बड़ा कारण उनका है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बच्चों वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, एक जगह उगाया फिर उसको छोड़ के दूसरी जगह पेड़ काट दिए फिर उगा दिया, तो डिफॉरेस्टेशन लगातार वहां पे होता रहता है। दिस इज द रीजन। Species which are only found in some particular areas isolated by graphical barriers are called।
कह रहा है कि वो स्पीशीज जो बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया से मिलती हैं और एक ज्योग्राफिकल बैरियर से घिरी हुई हैं। सो ऐसी स्पीशीज बच्चों होती हैं एंडेमिक स्पीशीज। क्या होती हैं? एंडेमिक स्पीशीज। क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, क्योंकि ये कई बार स्टेटमेंट में आ जाएगा। आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, कौन से में किस चीज की डेफिनेशन आएगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, क्योंकि ये स्पेसिफिक एरिया में मिलती है हमें बच्चों। ठीक है, अब एग्जांपल आपको याद नहीं होंगे तो आगे में उसके क्वेश्चन भी आएंगे, तो उससे आप याद कर लेना। ठीक है, अब एशियाटिक चीता कब एक्सटिंक्ट डिक्लेयर हो चुका था बच्चों? एक्सटिंक्ट कब डिक्लेयर हो गया था? मतलब कि उसको मान लिया गया था, एशियाटिक चीता को मान लिया गया था या फिर जारी कर दिया गया था कि कब चीता जो है एक्सटिंक्ट हो गया है। सो एक एग्जांपल हमारा एशियन चीता हो गया, तो वो जो हुआ है बच्चों 1952 में हुआ है, आफ्टर आवर आजादी। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं इसी के। कह रहा था बक्सर टाइगर रिजर्व इज सीरियसली थ्रेटेंड बाय, कि बक्सर टाइगर रिजर्व है तो वो उसमें दिक्कतें क्या आ रही हैं या फिर परेशानियां क्या आ रही हैं? तो उसकी सबसे बड़ी परेशानी का कारण है बेटा डोलोमाइट माइनिंग इन दैट एरिया। वहां पे डोलोमाइट मिलता है। बक्सर कहाँ है? बक्सर बंगाल में है बेटा, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता के पास मान लो इसको। सो डोलोमाइट माइनिंग इन दैट एरिया। ठीक, तो इसके कारण ही सबसे ज्यादा वहां का जो लैंड है या फिर रिजर्व है वो बेसिकली खराब हो रहा है माइनिंग के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। सो द हिमालयन यू इज, कह रहा है जो हिमालयन यू है, मतलब कि हिमालय का जो यू मिलता है, एक पेड़ मिलता है, वो एक्चुअली में है क्या? तो एक ये प्रजाति है बच्चों, एक क्या है? प्लांट की प्रजाति है। तो प्लांट क्या है? मेडिसिन प्लांट है। और ये मेडिकल प्लांट किस काम आता है बच्चों? ये मेडिकल प्लांट काम आता है कैंसर के लिए बच्चों। किसके लिए? कैंसर के लिए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज द हिमालयन यू इज फाउंड इन पार्ट्स ऑफ। देखो हिमालयन यू है तो बेसिकली क्या ये एक एंडेमिक स्पीशीज भी होगा। क्यों? और फिर एंडेमिक होगा तो हिमाचल की पहाड़ियों पे ही मिलेगा। दैट्स व्हाई हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, आपको हिमाचल प्रदेश अलग दे दे, फिर अरुणाचल प्रदेश दे दे, फिर नीचे लिख दे बोथ, या फिर उसमें लिख दे कि कौन दोनों में से कोई नहीं। तो याद रखना दोनों में मिलता है, हिमाचल में भी और अरुणाचल प्रदेश में भी। दैट्स व्हाई हिमालय की पहाड़ियां, तो हिमालय की पहाड़ियां आपको अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिलती हैं। तो दैट्स व्हाई एक्सटेंसिव प्लांटिंग ऑफ सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीशीज। कह रहा है कि जो एक्सटेंसिव प्लांटिंग होती है सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीशीज की, जो मतलब बहुत ज्यादा पैसे से इंपॉर्टेंट है, प्लांटेशन है बेटा, एक्सटेंसिव प्लांटिंग। So that's why it is called enrichment plantation, not is mixed farming, ना ही intensive subsistence farming है, ना ही ये झूमिंग खेती है बच्चों। ठीक है, सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। टीक मोनोकल्चर हैज डैमेज्ड द नेचुरल फॉरेस्ट इन। कह रहा है कि जो टीक मोनोकल्चर है वो कहाँ नेचुरल फॉरेस्ट को बेसिकली खराब करता है। ठीक है, सॉरी डैमेज हो गया है नेचुरल फॉरेस्ट में। So basically साउथ इंडिया में टीक मोनोकल्चर हैज डैमेज्ड द नेचुरल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया बच्चों। ठीक, सो इसी के साथ अगला है चीर पाइन प्लांटेशन इन द हिमालय हैज रिप्लेस्ड द। ये भी आपके बुक में एक लाइन लिखी है, तो ये जो करा है इसने हिमालयन ओक और रोहन का बेसिकली वहां पे इसको रिप्लेस कर दिया है इस स्पीशीज को। और टीक एंड साल इसका बच्चों नहीं है, बाबुल एंड मैक्सिकन कीकार भी नहीं है, नन ऑफ द अबव भी। चीर पाइन वही है ना, पेड़ लंबे लंबे जो दिखते हैं आपको, जिसका आप क्रिसमस मनाते हो, दैट्स इट। सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडायवर्सिटी। मतलब कि एक रीजन ऐसा बताओ जो कि इंडिया की बायोडायवर्सिटी का खत्म होने का कारण नहीं होगा। तो देखो पहले माइनिंग एक्टिविटीज खत्म होती है बायोडायवर्सिटी। क्यों खत्म होती है बायोडायवर्सिटी? अगर आप माइनिंग करोगे तो वहां पे नॉइज पोल्यूशन, ऊपर से वो एरिया भी डैमेज होगा, उसकी सॉइल भी डैमेज होगी बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस, जिसके कारण वहां के जो जीव जंतु हैं वो भाग जाएंगे। सो बक्सर टाइगर रिजर्व इसी वजह से तो मशहूर है, क्योंकि वहां माइनिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है डोलोमाइट की। दैट्स व्हाई इट डैमेज द एरिया। सो माइनिंग एक्टिविटीज तो नहीं होना। अब है हंटिंग और पोचिंग, तो हंटिंग और पोचिंग के कारण भी क्या होता है, बहुत ज्यादा डैमेज होती है। अब आपको पता ही है कि ब्लैक बक का जो किल हुआ था, आपको पता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग जेल भी जा चुके हैं। ठीक है, केसेस भी चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पोचिंग और हंटिंग करने से भी बायोडायवर्सिटी खत्म होती है बच्चों। अगला है फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट फायर तो आपको पता ही है, अगर फॉरेस्ट ही जल गया तो फिर बायोडायवर्सिटी बचेगी कहां से? तो अल्टीमेटली ये भी नहीं है। अफॉरेस्टेशन, हाँ, पेड़ लगाने से बेसिकली बायोडायवर्सिटी बचती है। तो दिस इज नॉट अफॉरेस्टेशन
अफॉरेस्टेशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडायवर्सिटी। इसका आंसर बच्चों यही होगा। अगला आगे बढ़ते हैं हम। So which one of the following is not a direct outcome of environmental destruction? ये कह रहा है कौन सा एक डायरेक्ट आउटकम नहीं एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का। ठीक, तो कह रहा है बायोलॉजिकल लॉस, लॉस ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी, सेवरल ड्रॉट्स और रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। कह रहा है कि नॉट अ डायरेक्ट आउटकम, कि सीधा एक डायरेक्ट आउटकम नहीं आता एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन से। ठीक है, तो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, सेवरल ड्रॉट्स, लॉस ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल लॉस। बेसिकली अगर देखा जाए तो देख बोल क्या रहा है, पहले ये भी ध्यान दो, which one of the following is not a direct outcome of environmental destruction? एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का सीधा आउटकम नहीं है। एनवायरमेंट को आप ताने पे जा रहे हो तो आपसे ये हो गया, तो बायोडायवर्सिटी लॉस होती है, कल्चर डाइवर्सिटी भी लॉस होती है, और साथ साथ ड्रॉट्स भी आते हैं, सूखा भी पड़ता है। बट रिवर वैली प्रोजेक्ट इसका सही आंसर होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। आउटकम नहीं है, ये शुरुआत है एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन की। ठीक है, सो वी नीड अ कंजर्व आवर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। कह रहा है कि अपने फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ना ध्यान दो। कह रहा है कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बचाने के लिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी बचाने के लिए, मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी सो दैट वी आर एबल टू ओवर एक्सट्रैक्ट प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। नहीं बच्चों, ना ये है, ना ये है और ना ये है। इसका आंसर ये है क्योंकि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में सारी चीज आ जाती है बच्चों, लगभग। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए हमें काम करना चाहिए। कह रहा है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया बच्चों? ये थोड़ा फोकस करने वाला है, ये आपको याद रखना है क्योंकि आगे तक के लेवल पे यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा आपको। ठीक है, इवन आप अगर किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी बैठोगे, इवन 12th के बाद भी किसी जॉब के पेपर में बैठोगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सो इट इज इम्प्लीमेंटेड इन इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। ठीक, तो इसका आंसर ये है। अगले मुड़ते हैं, which is not a threat to tiger population in India? कह रहा है हैबिटेट श्रिंकिंग, हैबिटेट श्रिंक होगा तो भी एक दिक्कत है टाइगर के लिए। The trade of tiger skin, ये भी एक थ्रेट है। यूज ऑफ द बोन्स ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, ये भी एक थ्रेट है। बट प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? इनको बचाने के लिए है, तो इट इज नॉट अ थ्रेट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? इन सबको बचाने के लिए, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ थ्रेट। ठीक, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रिफर्ड टू एज। कह रहा है जो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उन्हें और भी क्या कहते हैं? ओपन फॉरेस्ट कहते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। ना ही ओपन फॉरेस्ट, ना ही मैंग्रोव फॉरेस्ट। दिस इज कॉल्ड परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट। ठीक है, बेसिकली ये क्लासिफाइड है और ये अनक्लास्ड नहीं है, तो ये अनक्लास्ड भी नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट, क्योंकि प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्ट करके रखा गया है, रिजर्व करके रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन। कह रहा है अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहां मिलते हैं ज्यादातर? तो देखो अनक्लास्ड फॉरेस्ट हमारे एक ही जगह है जहां हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया, क्योंकि अब भी वहां सिल्टिक कल्टीवेशन हमें देखने को मिलता है। और दूसरी बात यह है कि वहां पे क्लासिफाइड कर ही नहीं सकते हैं, अगर क्लासिफाइड कर दिया तो वहां के लोग जो है बेसिकली जंगल पे ही उनका जीवन है, तो दैट्स व्हाई इट इज अनक्लास्ड अगर देखा जाए तो। सो ऑल नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात बेसिकली जो है ये अनक्लास्ड हमें देखने को मिलते हैं। तो केरला भी नहीं है, ना ही पंजाब है और ना ही बंगाल और बिहार है। सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बच्चों। सैक्रेड ग्रूव्स, देखो सैक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं? सिंपल सी बात देख लो, पीपल के पेड़ को हम पूछते हैं, ठीक, तो वो सैक्रेड ग्रूव्स में आता है। सो पार्ट्स ऑफ लार्ज फॉरेस्ट दैट बीन लेफ्ट अनटच्ड बाय द लोकल पीपल। हाँ, यही इसका आंसर है, क्योंकि लोकल पीपल उसको हाथ नहीं लगाते, ना ही तोड़ते हैं ना काटते हैं। सो इन्हें कहते हैं सैक्रेड ग्रूव। ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए काम नहीं आता। फॉरेस्ट या मार्क फॉर कमर्शियल फेलिंग ऑफ ट्रीज, नहीं। फॉरेस्ट यूज फॉर प्लांटिंग ट्रीज विद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, नहीं, इस किसी के काम नहीं आता। सैक्रेड ग्रूव्स आर दोस बेसिकली जिनको हम पूछते हैं, अगर सिंपल सेंटेंस में हम समझ में आए तो, ठीक। अब चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट ओवर स्टार्टेड बाय। तो बच्चों देखो चिपको मूवमेंट आपके में नहीं लिखा है, आपके में बस चिपको मूवमेंट एक लिख दिया कि ये इसके लिए है, बट आपको पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई द क्वेश्चन इज हियर। सो ये जो है ये है सुंदर लाई बहुगुना, ये इन्होंने बेसिकली किया था स्टार्ट, और आपको एक पता भी होना चाहिए क्योंकि आगे तक के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, सिर्फ 10th के लिए नहीं, आगे तक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस।
कह रहा है हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया। देखो बच्चे क्वेश्चन तो वैसे अगर आज के टाइम में पूछूं तो ये क्वेश्चन देखो है गलत, क्योंकि अब जो हमारे टाइगर रिजर्व हो गए हैं वो 53rd हो गए हैं, तो दैट्स व्हाई मैं ये क्वेश्चन नहीं करा रहा। बट अगर बुक के अकॉर्डिंग भी, बुक में भी ऐसा कुछ सच लिखा नहीं है, बट मैंने मेंशन किया है। बट याद रखना आज के समय पे करंट का आपको पता होना चाहिए। सो 53rd एक और नया टाइगर रिजर्व बन गया है, बट 53 टाइगर रिजर्व वी हैव टुडे इन इंडिया। सो दिस इज आवर आंसर। सो अगला है बच्चों, which of the statement is not valid reason for the depletion of flora and fauna। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना के लिए सही नहीं है। तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। देखो इसका आंसर बस ये है, क्योंकि हमारी बुक में हमें 3 पॉइंट तो दे रखे हैं, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, बट वी हैवंट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो ये पॉइंट हमें मिलता है, वैसे करता तो देखो मेरे हिसाब से ये भी है, बट वी इट इजंट मेंशन इन आवर बुक। बेसिकली ज्योग्राफी की बुक में ये तुम्हें मेंशन नहीं मिलेगा। ये 3 पॉइंट तो मेंशन है, बेसिकली फ्लोरा एंड फौना को क्या बर्बाद करते हैं, बट ये चीजें नहीं है, ठीक है। So which of the following conservation strategies do not directly involve community participation। कह रहा है जिसके अंदर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन डायरेक्ट नहीं होती। सो बेसिकली जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, बीच बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट या डिमार्केशन ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। यस, इसके अंदर कभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मतलब खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। बच्चों अगर डिस्ट्रॉय कर देंगे तो फिर कहां से भी वो बेसिकली कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो गया। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या है? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसे जेएफएम भी कहते हैं हम, बीच बचाओ आंदोलन एंड चिपको मूवमेंट इज the strategies where directly involve community participation, but we have ये तीनों तो नहीं होंगे, तो हमारे पास जो आंसर बचता है वो है डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड सेंचुरीज। सो ये हमारा आंसर है बच्चों। अगला है हबार्डिया हेप्टान्यूरोन इज अ स्पीशीज ऑफ। हबार्डिया हेप्टान्यूरोन किसकी स्पीशीज है? बेसिकली अगर आप पहला पेज अगर ज्योग्राफी का देख पा रहे हो, अगर आपने बुक खोली हुई है तो बुक में क्या है, लेफ्ट साइड पे ही राइट साइड, लेफ्ट पेज पे जहां तक वो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसके बिल्कुल राइट साइड, जो लेफ्ट और राइट कॉलम है, राइट कॉलम के बिल्कुल नीचे आ जाओ तो उसमें देखो लिखा है, तो वो क्या है, ना ही ट्री है, ना ही प्लांट है, ना ही फ्लावर है। दिस इज द स्पीशीज ऑफ ग्रास, ठीक है, इट इज द स्पीशीज ऑफ ग्रास बच्चों, ठीक है, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के टाइप पे एरिया में मिलती है। सो दैट्स व्हाई ग्रास। सो मधुका इसिग्निस, अ वाइड वैरायटी ऑफ महुआ इज अ क्या? महुआ का देखो पेड़ होता है, तो ना प्लांट, ना इंसेक्ट, ना बर्ड्स, इट इज कॉल्ड ट्री। महुए का क्या होता है? पेड़ होता है, ठीक है। कह रहा है हाँ, ये तो सेम क्वेश्चन है बच्चों, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कह रहा था फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया इज टू बी एस्टिमेटेड टू बी डैश ऑफ इट्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। कह रहा है कि जो इंडिया का टोटल ट्री कवर है, एस्टिमेटेड कहा गया है कि इतना परसेंट है अगर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, तो इट इज अबाउट बच्चों 24%, ठीक है। कितना है? 24% एरिया ट्री कवर है हमारा ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, अगर बुक के अकॉर्डिंग जाए हम तो। सो अब बोल रहा है कि द ओपन फॉरेस्ट इन इंडिया डैश ऑफ इट्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। कह रहा है इसमें टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो ओपन फॉरेस्ट है वो कितना है बच्चों? ओपन फॉरेस्ट बच्चों याद रखो क्या है? ओपन फॉरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। जो ओपन फॉरेस्ट है वो 14 पॉइंट कुछ करके है, 14.6, तो ये हमारा आ गया 5%, ठीक है। इसी के साथ अगला है द ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट एंड गैंगेटिक डॉल्फिन आर एग्जांपल्स ऑफ। कह रहा है जो नील गाय है, एशियाटिक एलिफेंट है, गैंगेटिक डॉल्फिन है, ये किसके एग्जांपल है? These are the species included in endemic species, ठीक है बच्चों, ये endemic species है हमारे पास जो कि basically included होती है, ठीक। तो एशियाटिक चीता एंड पिंक हेड डक आज बता दिया है, ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ठीक। फिर डैश इज एग्जांपल ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, ना ही एशियाटिक बफेलो है, ना ही पिंक हेड एंडेमिक है, ना ही एशियाटिक बफेलो, इट इज निकोबार पिजन, दीस आर इंक्लूडेड इन एंडेमिक स्पीशीज बच्चों। ठीक है बच्चों, पीछे वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, 5th क्वेश्चन, शायद इसमें कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। सो ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन,
these are maybe rare species because I have to mention that. ठीक, so आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कह रहा डैश वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक, वही क्वेश्चन, एशियाटिक चीता इसका आंसर है बच्चों। ठीक, अब तो समझ में आ गया, अब तो बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए होगे, अब तो समझ में आ गया होगा, बहुत सारी चीजें मैंने पहले बता दी हैं, तो यही पे लगभग दोबारा क्वेश्चन बनेंगे। डैश आर द स्पीशीज व्हिच इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, एंडेंजर्ड होती है, इससे वही वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, so black buck, crocodile, Indian wild donkey and Indian rhino are examples of, ये किसके एग्जांपल है? These are the examples of endangered species, क्योंकि ये लगभग खत्म हो रहे हैं। ब्लैक बक का मैंने नाम भी लिया था, these are called endangered species। ठीक, कह रहा substantial parts of the tribal belts especially in the northeastern and have been deforested and degradation by shifting cultivation स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो कहाँ होता है ये सबसे ज्यादा? ठीक है, सब्सटेंशियल पार्ट्स ऑफ द ट्राइबल नॉर्थ ईस्टर्न एंड कहाँ बच्चों, कहाँ होता है बताओ? सबसे ज्यादा जो ट्राइबल बेल्ट्स जो स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न किस और कौन से एरिया में होता है? झूम खेती, जब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को अपनाया जाता है। सो बताओ, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया। सो ये क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूँ, ये आपको करना है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा फोकस करो कि कहाँ किस चीज को ऐड करा गया है, दैट्स व्हाई ये पीछे मैं करा चुका हूँ, इसलिए फोकस करो कहाँ करना है। ठीक है, कह रहा बक्सर टाइगर रिजर्व बंगाल किसके कारण? डोलोमाइट माइनिंग के कारण होता है। ठीक है, ये भी आंसर हमारे को पता है। द टीक मोनोकल्चर हैज डैमेज्ड द नेचुरल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया, ये भी हमें पता है। द हिमालयन न्यू टेक्सस वेलिचीनिया इज अ मेडिसिनल प्लांट इन द वेरियस पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, सेम हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टैक्सोल व्हिच एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क नीडल्स, और बेसिकली किसके लिए काम आता है? ये कैंसर के काम आता है बच्चों, बताया था मैंने कि हिमालयन किसके लिए काम आता है? कैंसर के लिए। ठीक, वह बेसिकली क्या है? द बिगेस्ट सेलिंग ड्रग इन द वर्ल्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज बेसिकली। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972, ये भी कर लिया हमने। Which of the following animals were gravely threatened and central government announced several projects for protecting them? कौन सी ऐसी स्पीशीज है, कौन सा ऐसा एनिमल्स है जो बेसिकली क्या है, किस में आता है? ग्रेवली थ्रेटेंड है, मतलब बहुत ज्यादा थ्रेटेंड है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें बेसिकली क्या करे, प्रोजेक्ट्स इसके लिए बनाती जा रही है। तो कौन कौन से हैं? वन हॉर्न्ड राइनोसोरस, एशियाटिक लायन या कश्मीर स्टैग। सो बेसिकली अगर देखें तो वन हॉर्न राइनोसोरस जो है बेसिकली इसके लिए अंदर इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग जगह, उसके मतलब चर्बी वर्बी लेदर वेदर के काम उसका होता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, याद आए या ना आए, पर राइनोसोरस में बता दूं, काजीरंगा नेशनल पार्क मेनली जो है वो राइनोसोरस, वन हॉर्न राइनोसोरस को बचाने के लिए ही बनाया गया है बच्चों। ठीक है, कह रहा माइनस टाइगर रिजर्व कहाँ पे? तो असम में, उड़ीसा में, केरला में, तमिलनाडु में। The Manas Tiger Reserve is in Assam, बस basically, not in Kerala, not in Tamil Nadu, not in Odisha बच्चों। ठीक है, which one of the following is located in the state of Rajasthan? राजस्थान में कौन सा देखने को मिलता है? कॉर्बेट, बंदा बांधवगढ़, पेरियार, सरिस्का। सोचो सोचो, देखो कॉर्बेट तो उत्तराखंड में है, ठीक है, पेरियार केरला में, बांधवगढ़ एमपी में, तो बचा सरिस्का, दिस इज इन राजस्थान। ठीक है बच्चों, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डैश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट कंस्टिट्यूटिंग 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। किसके अंदर 75% टोटल फॉरेस्ट एरिया आता है? सो दिस इज मध्य प्रदेश बच्चों। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, परसेंटेज के मामले में भी सबसे ज्यादा बेसिकली 75% पे आता है मध्य प्रदेश। इसका आंसर जो है मध्य प्रदेश रहेगा बच्चों। नाउ सबसे हार्ड टॉपिक, ठीक है, सबसे हार्ड टॉपिक, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, मैं एक डायलॉग मारूंगा यहाँ पे, अगर ये तभी हो पाएगा जब तुम्हें पूरा चैप्टर होगा याद, वरना मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा कराऊंगा तो उसको फोकस करते जाओ। ठीक, सिंपल सी बात, अगर ऐसे बन के चलोगे कि वो वाला सिस्टम हो जाएगा, ना राम पता ना सीता, लिखने चले भगवत गीता, तो सिंपल सी बात, इस चीज को अप्लाइड कर लो। ठीक,
अगर वो नहीं लिख पाओगे, भगवत गीता तो छोड़ दो, तुम्हारे बस ये भी लिखना नहीं हो पाएगा अगर तुम ढंग से पढ़ोगे नहीं तो, ठीक। और मैं पढ़ाऊंगा उसको, एक एक चीज को क्लियर कराऊंगा क्यों आंसर आ रहा है। कह रहा फॉरेस्ट प्लेज अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम में की रोल निभाता है, और फॉरेस्ट आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑन विच, तो क्या है क्वेश्चन है इनकम्प्लीट, सो इसके आगे नहीं बढ़ेंगे हम, शायद क्वेश्चन इनकम्प्लीट मैंने डाल दिया या फिर क्वेश्चन इनकम्प्लीट ही होगा, बट हो सकता है नीचे क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, वो मैं बता दूंगा क्वेश्चन अगर होगा तो, पूरा बाद में किसी दिन बता दूंगा। बट नेगेटिव नेग्लेक्ट ऑफ आवर एनवायरमेंटल हैज लेड टू द डिस्ट्रक्शन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। कह रहा है कि अगर हम एनवायरमेंट को नेग्लेक्ट करते हैं तो हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट और एक्सटिंक्शन कर रहे हैं बहुत सारी स्पीशीज एनिमल्स का और प्लांट्स का। क्यों? क्योंकि डिक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर एरिया इज अ मेजर रीजन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीशीज। तो दोनों के दोनों सही है। आर बेसिकली आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो हमारा ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं और रीजन भी सही है। कह रहा है डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कॉजेज अ लॉट ऑफ डेंजर। क्या कह रहा है? डिप्लीशन बच्चों, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट causes a lot of danger. Forests are vital for the quality of life and environment. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट डेंजर करता है। क्यों? क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज्यादा क्वालिटी लाइफ देता है और एनवायरनमेंट देता है। सही बात है, दोनों की दोनों ठीक है। और रीजन भी सही है। इसको लाल करते हैं, अच्छा लगेगा। Large scale development projects have also contributed significantly to the loss of forest. कह रहा है कि लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जितने भी बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं कहीं ना कहीं किसमें, सिग्निफिकेंट टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। सही बात है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करते तो है भाई। क्यों? क्योंकि लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डजंट इनंडेट हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट। भाई रीजन गलत है, ठीक। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, क्योंकि ये करते हैं, डजंट नहीं डज आना था, बस ये काट दो तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती है, ठीक है। हिमालयन यूज इन मेडिकल प्लांट सही है, इट इज अ लिविंग क्वालिटी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कह रहा कि हमें अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करने की जरूरत है और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की जरूरत है। ये तो सबको पता है, करना चाहिए भी, ठीक है। बट इसका रीजन क्या है? रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज बीन ऑब्जर्व। कह रहा है कि एकदम से रीजन क्या बन रहा है हमारा कि एकदम से हमें देखने को मिल रहा है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन और फॉरेस्ट्री क्या हो रही है, डिक्लाइन होती जा रही है, ठीक है। सो देखो कारण ये नहीं है, दोनों के दोनों सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है बच्चों, ये हमारे आंसर होगा। सो अगला है टाइगर पॉपुलेशन इज नॉट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, तो पहला तो गलत है, ठीक है। टाइगर पॉपुलेशन इन फॉरेस्ट इज इंक्रीजिंग रैपिडली डे बाय डे, तो दोनों गलत है, ए इज फॉल्स, आर इज आल्सो फॉल्स, बोथ आर फॉल्स, ठीक। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिजल्टेड इनटू द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। बेसिकली सही है कि इससे कल्चरल डाइवर्सिटी तो बच्चों खत्म होती है। अगर आपने बुक पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा वो जो आदिवासी या फिर जंगलों में जो लोग रहते हैं, ट्राइब्स रहती हैं, वो कैसे अपना जीवन निर्वाह करती हैं, तो उनकी डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं कल्चरल डाइवर्सिटी खत्म होती है। रीजन क्या है कि द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज एसेंशियल टू प्रोवाइड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो देखो दोनों सही है, बट आर मुझे लगता नहीं है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्यों करती है ये नहीं बताया इन्होंने, ठीक है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अ ट्री इज अ पेक्यूलियर ऑर्गेनिजम्स ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। शांति से खड़ा हुआ हमें बहुत कुछ देता है। Trees are living organism which makes no demand for its substance and extend generously and products of its life activity. सही बात है, बिल्कुल सही बात, दोनों के दोनों, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनती है और ये चीज करनी भी चाहिए और चीज होती भी है, ठीक है। तो हाँ बच्चों, बस आज की क्लास में इतना ही। इस वाली क्लास में हमने बस ये जाना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहां से बन सकते हैं जो आपका सर घुमा सकते हैं। बट अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ कह तो कुछ नहीं होता यार, उनका भी थोड़ा भला कर दो, कुछ नंबर तो ले आएंगे, अगर जो नंबर लाने वाला भी नहीं होगा। और बाकी जिनको अपनी प्रैक्टिस करनी है तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। सो अगर आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर कुछ और भी पढ़ना है आपको, तो दैट्स व्हाई आप मुझे मेंशन कर सकते हो आपको किस किस चीज की जरूरत है, चाहे नोट्स हो, चाहे प्रॉपरली वीडियो हो चैप्टर्स की, तो आप मुझे नीचे मेंशन कर सकते हो।
तो मैं उसी हिसाब से आपका वीडियो वगैरह बनवा दूंगा नई वाली। सो अभी तो हम सारे पहले क्वेश्चन सीरीज करेंगे, सारे चैप्टर्स की एक एक चैप्टर हम छान मारेंगे बोर्ड से पहले, बट ठीक। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट, इसलिए हमें बन जाता है कि हम इम्पोर्टेंट करें भी काम, क्योंकि अब वो टाइम भी नहीं रहा कि पहले पूरे पूरे बैठ के चैप्टर पढ़ो। अभी हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास कल मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, नए इसी मंच पे इसी समय। सो होप सो यू वुड लाइक इट। सो बाय बाय बच्चों, ठीक है, एंड लाइक इट, शेयर इट, अगर कर सकते हो तो कर दो, ठीक, और सब्सक्राइब तो कर ही लोगे अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है, चलो।